वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक टॉपिक होता है जिसे अपन बर्थ कंट्रोल मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बर्थ मेजर कंट्रोल, या उसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड भी कहा जाता है। क्या होता है ये, जिसे हिंदी में गर्भ निरोधक प्रक्रिया या गर्भ निरोधक उपाय भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? ऐसे उपाय जो अनचाहे गर्भ व अनचाहे बच्चे के जन्म को रोकते हैं। जो मतलब अनचाहे बच्चे हो या अनचाहे गर्भ, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं, ये एज नॉन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं और आपके परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्परेरी जो कुछ दिनों के लिए आपके द्वारा लगाए जाते हैं, और परमानेंट जो हमेशा के लिए रहते ही है। अच्छा, ये कह सकते हो कि जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो एक आदर्श होना चाहिए, यानी आइडियल होना चाहिए। कहने का मतलब जो प्रयोग करता होता है, जो यूज इनको करता है ना, उनके हितों की रक्षा करने वाला हो लो, और वो मतलब प्रभावी भी होना, इफेक्टिव होना चाहिए। और इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर इनका कोई भी मतलब साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ता भी है तो कम से कम पड़ना चाहिए। और इसके साथ ही जो यूज़ करता होता है उसमें कामेच्छा, यानी जो मैथुन की जो इच्छा होती है, एक्साइटेशन और किसी भी प्रकार के सेक्सुअल में, यानी कि मैथुन में कोई बाधक न हो, इस प्रकार के ये जो होते हैं वो आपके बायो कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, जो कहता है अनचाहे बच्चे या अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन गर्भ निरोधक के प्रकार। अच्छा, गर्भ निरोधक के क्या प्रकार होते हैं? तो देखा जाता है गर्भ निरोधक के प्रकार में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक मेथड। अच्छा, प्राकृतिक मेथड क्या क्या होते हैं जिससे अपन न चाहते हुए भी बच्चे को मतलब रोक सकते हैं या बच्चा होने से रोका जा सकता है। आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, कोई भी फीमेल वगैरह हो, तो उसके क्या प्राकृतिक मेथड होते हैं? तो वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस। क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस? क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस के बारे में? पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब होता है, और जैसे कि जो भी नेचुरल मेथड होगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नेचुरल मेथड होता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और फेल होने की संभावना सबसे सर्वाधिक होती है। फेलियर के जो चांसेज होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। और नेचुरल मेथड किस पे कार्य करता है, मैकेनिज्म क्या होती है उसकी? तो वो शुक्राणु व अंड कोशिका के कपलिंग को, यानी युग्मन को रोकने का कार्य करता है। जब शुक्राणु व अंडाणु के युग्मन होगा ही नहीं तो निषेचन होने की संभावना भी नहीं होती है। पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब क्या होता है वो आपको देखते हैं। आवधिक संयम भी जिसे कहते हैं, और इस समय में कहते हैं मैथुन नहीं करना चाहिए, इस समय में मैथुन नहीं करना चाहिए। लक्षण में क्या होता है इसमें? आर्तव चक्र के 10 से 17 दिनों के मध्य जब अंडोत्सर्ग देखा जाता है तो लैंगिक मैथुन नहीं किया जाए। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है ना 10 से 17 दिनों के मध्य, तो उस समय ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। जैसे कोई भी फीमेल के अंदर आप देखते हो तो कम से कम 28 दिन की कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसमें हम जानते हैं कि 14वें दिन जो होता है वो आपका ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग से पहले 3 दिन और अंडोत्सर्ग के बाद के 3 दिन आप किसी भी फीमेल के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब होता है कि ये पीरियोडिक एब्स्टेंस का मतलब आप कह सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 7 दिन, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले के 7 दिन का समय जो होता है वो हम जानते हैं कि सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि 14 दिन के समय में कहता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ग्रेफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte होती है, जो सेकेंडरी oocyte होती है वो ग्रेफियन फॉलिकल फटती हैं, उसमें से सेकेंडरी oocyte जो होती है वो आपकी फैलोपियन नलिका में आ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहा जाता है। और उस समय देखने पर कहता है सर्वाधिक, यानी मैक्सिमम क्या होता है, मतलब कि प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये नेचुरल प्रोसेस का एक हो गया, ये आपको मैंने बताया कि मैं आर्तव चक्र जो होता है वो आपका 28 दिन का होता है, तो आप सबको पता होगा कि 1 से 4 दिन आपके कहता है वो आपकी ब्लीडिंग फेज होती है, और आप कह सकते हो 4 से 13 दिन जो होता है वो आपकी कौन सी फॉलिकुलर फेज होती है, और 14वें दिन मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन होता है, और आपके तो 15 से लेकर 28 दिन जो होता है वो आपके सीक्रेट फेज होती है। तो 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग में कहता है सेकेंडरी oocyte जो होता है, जो अंडाणु होता है वो आपके कहते हैं फैलोपियन नलिका में आ जाता है। जब फैलोपियन नलिका में आ जाएगा तो उस वक्त अगर आप किसी भी फीमेल के साथ अगर सेक्स करते हो तो वो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे सर्वाधिक हो जाते हैं। यानी आप अंडोत्सर्ग अगर 14वें दिन होता है तो प्लस के 3 दिन यानी 17वें दिन और माइनस के 3 दिन यानी 10 या 11 दिन तक आपको उसमें जो 10 से 17 दिन जो होते हैं उसमें आपके रिस्क पीरियड माने जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी की संभावना इसमें सर्वाधिक बनी रहती है। इस समय आपको किसी भी प्रकार के सेक्स वगैरह नहीं करना चाहिए।
अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस आपने ये पढ़ा, पीरियोडिक एब्सटेंस। दूसरा होता है विड्रोवल इंटरप्टस, या आप कह सकते हैं कोइटस इंटरप्टस। क्या होता है विड्रोवल इंटरप्टस या कोइटस इंटरप्टस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण मैथुन या अपूर्ण मैथुन कह सकते हो, या यात मैथुन भी कह सकते हो, यानी बाह्य स्खलन भी से कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी मेल होता है तो मेल के जब स्पर्म पेनिस से होकर क्या होता है बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं तो उसको कहता है, यानी स्खलन से पहले अगर वेजाइना से बाहर अगर मेल अपना पेनिस बाहर निकाल देता है वेजाइना से, तो उससे क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। यानी स्खलन से पूर्व शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेना, इससे क्या होगा विड्रोवल इंटरप्टस उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहा जाता है अंतरित मैथुन या बाह्य स्खलन भी कहा जाता है। जिससे क्या होगा, तो जिससे क्या होता है फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। और ये भी ये देख लो किस मैकेनिज्म पे कार्य करेगा, तो शुक्राणु और मादा योनि में न भेजना, कहने का मतलब शुक्राणु का फीमेल वेजाइना में न जाना इसी मैकेनिज्म पे कार्य करता है, अर्थात इन दोनों को रोकने का कार्य हो जाएगा। और एक होता है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है, जिसे अपन स्तनपान रजोरोध भी कहा जाता है। इसमें कहता है यह प्रक्रिया प्रसव के पश्चात 6 माह तक सेफ होती है, यानी जब भी कोई माता अपने बच्चे को अपने शिशु को कहता है प्रेगनेंसी के बाद यानी पार्चुरेशन के पश्चात 6 महीने तक अगर जब तक दूध पिलाती हैं तो उस समय कहता है उसे लैक्टेशन एमिनोरिया भी कहते हैं। और इसमें कहता है इस स्तनपान की अवधि में आर्तव चक्र आता ही नहीं है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएंगे तो अंडोत्सर्ग होने के चांस भी नहीं बनेंगे, और अंडोत्सर्ग नहीं होंगे तो इस वक्त आप जो 6 महीने होते हैं, इस 6 महीनों के अंदर किसी भी फीमेल के साथ अगर सेक्स कर लिया जाता है तो उसमें ओवुलेशन होगा ही नहीं और प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे कम होती है। और एक लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन का जो अधिक स्तर होता है वो LH और FHS को संदमित करता है। मतलब प्रोलैक्टिन क्या होता है आपको पता ही है, जो मिल्क प्रोलैक्टिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अंडाशय से सीक्रेट होता है, जो मिल्क फॉर्मेशन में काम आता है। और अगर मिल्क सीक्रेशन पूछे तो आपको ऑक्सीटोसिन आंसर हो जाता है, और मिल्क फॉर्मेशन पूछे तो प्रोलैक्टिन आंसर हो जाता है। ये जो होता है क्वेश्चन नीट एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अब होता है आपके गर्भ निरोधक के आर्टिफिशियल मेथड को क्या होते हैं, यानी कृत्रिम मेथड क्या होते हैं गर्भ निरोधक के। तो कृत्रिम मेथड में सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, यानी फिजिकल बैरियर देखते हैं तो उसमें कहता है लक्षण क्या है वो देखना है। तो पुरुषों में जो होता है वो कंडोम जो होता है वो आपका एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम में लिया जाता है। कंडोम क्या होता है इस बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। ये आपके STD से बचाव भी करता है। STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि गोनेरिया है, क्लेमाइडियसिस होता है, और कहता है ये हेपेटाइटिस B होता है, एड्स रोग वगैरह होते हैं। ये सब क्या होता है मतलब क्या होता है आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो इससे बचाता भी है। पुरुषों में भी कंडोम होता है, और महिलाओं में क्या होता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। ये जो आपके कहता है कृत्रिम मेथड होते हैं जिनको पहनने से या जिनको मतलब कहता है फीमेल के जो कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपके प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। और मैं NCERT के हिसाब से NCERT में कुछ लाइन लिखी हुई है कि कंडोम के बारे में। तो कंडोम जो होता है एक रोधक उपाय होता है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने का एक रोधक उपाय है जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से इनको मिलकर बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या मतलब कि जो फीमेल की वेजाइना होती है या पुरुष का जो पेनिस होता है एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए। स्खलित शुक्राणु फीमेल के फीमेल के जो मार्ग होता है जनन मार्ग होता है इसमें नहीं घुस सके, और आप कहते हैं प्रेगनेंसी से इससे बच सकते हैं। और पुरुषों के लिए जो कंडोम का मशहूर ब्रांड होता है उसे निरोध भी किया जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय होता है। और हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि भी हुई है। इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोग हो, जैसे मैंने आपको ये STDs वगैरह बताई जितने भी होती है, एड्स जैसी होती है सब, ये एड्स वगैरह हेपेटाइटिस B होते हैं, इनसे बचाव भी किया जा सकता है। और स्त्री एवं पुरुष दोनों के कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं और इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है। और इस तरह उपयोगकर्ता की जो प्राइवेसी होती है यानी गोपनीयता भी होती है वो भी इससे बचा जा सकता है। और इसका भी क्या कार्य होता है, शुक्राणु को मादा जनन तंत्र में प्रवेश से रोकने का कार्य कौन करता है, ये फिजिकल बैरियर करते हैं। गर्भ निरोधक के प्रकार क्या क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ें देखनी सबसे पहले कि गर्भ निरोधक के प्रकार में अपने फिजिकल मैंने बताया, आर्टिफिशियल एंड कृत्रिम मेथड क्या क्या होता है। तो बैरियर्स तो मैंने आपको बता दिए। बैरियर्स में मेल के लिए कहते हैं कंडोम आता है, फीमेल के सर्वाइकल कैप्स, बॉल्ट्स वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें आती है। अब होती हैं कृत्रिम मेथड।
कृत्रिम मेथड में आईयूडीज आती है। आईयूडीज को अपन क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी कह सकते हो। अच्छा, आईयूडीज क्या क्या होती हैं, जिसे हिंदी में अंतः गर्भाशय युक्ति कहा जाता है। आईयूडीज जो होती है वो भारत में सबसे लोकप्रिय होती हैं, और ये आईयूडीज जो होती है वो टी आकार की संरचना होती हैं जो डॉक्टर या नर्सेज के द्वारा महिला के गर्भाशय में निवेशित की जाती है। मतलब महिला या जो भी होती है, महिला का जो यूटेरस होता है उसके अंदर क्या होता है, उनमें पहनाई जाती है, उनमें निवेशित कर दी जाती है। अच्छा, आईयूडी के टाइप्स, ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो स्लाइड है। इस स्लाइड से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बनते आए और हमेशा ही बनते हैं नीट एग्जाम्स में, एम्स एग्जाम्स में। तो आपको ये देखना है आईयूडीज के प्रकार में। सबसे पहले देखते हैं अपन नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसे हिंदी में कहते हैं औषधि रहित आईयूडी। कौन कौन सी होती है, तो नॉन मेडिकेटेड्स में आती है लिपेज लूप, जो क्या करती है, लिपेज लूप का कार्य है शुक्राणु को भक्षण को प्रेरित करता है, यानी फैगोसाइटिक नेचर की होती है, अर्थात स्पर्म को भक्षण करने में प्रेरित करती है। दूसरी होती है आपकी कॉपर स्त्रावी आईयूडीज। कॉपर सीक्रेट स्त्रावी क्या होती है, जिसमें कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और कॉपर लूप आती हैं। ये क्या होते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता एवं कहता है उसकी फर्टिलाइजेशन की पावर को घटाने का कार्य करती है। तीसरी होती है आपकी हार्मोन सीक्रेटरी आईयूडीज, जिसमें आता है LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। ये आपके कहते हैं ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को और सर्विक्स को क्या करते हैं, एक तो कहता है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को कहते हैं इनहिबिट एंड संदमन कर देती है, या फिर आपके सर्विक्स को शुक्राणुओं के विरोधी बनाने का कार्य कौन करती है, हार्मोन स्त्रावी आईयूडी। मैंने जैसा पहले भी बताया, ये जो स्लाइड होती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। गर्भ निरोधक के प्रकार देखा जाए तो उसमें क्या होता है, गर्भ निरोधक के प्रकार में थर्ड आता है गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे अपन आई पिल्स भी कहते हैं। आई पिल होती है जो इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। अच्छा, गर्भ निरोधक में आपकी मालाडी आती है। मालाडी जो आपकी कहते हैं डेली पिल होती है, और आपकी स्टेरॉइडल पिल होती हैं। और ये क्या करती है, मालाडी जो होती है, इनके लक्षण, इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि अंडोस्त्र को संदमित भी करता है। मालाडी भी आपकी ओव्यूलेशन को संदमित करती है और इम्प्लांटेशन को भी संदमित करती हैं। और इम्प्लांटेशन को और कौन संदमित करता था, जो मैंने आपको पीछे बताया, ये अंडोस्त्र को और अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन को संदमित करने का कार्य हार्मोन स्त्रावी आईयूडीज करती थी। दूसरा होता है आपका सहेली जो होती है वो साप्ताहिक पिल होती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ से क्वेश्चन बनने सबसे चांस होता है सहेली से होते हैं। और मैंने ये आपकी चीज़ बताई कि भाई इसमें आपको ध्यान रखना है कि मालाडी के जो लक्षण होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें अधिक प्रोजेस्टेरोन स्तर LH को संदमित करता है। ठीक है, ये अपन देखते हैं कि LH हार्मोन जो होता है वो आपका ओव्यूलेशन करवाने का कार्य भी करता है। और जो सीक्रेटरी फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस समय कहता है सीक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम होती है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। जो प्रोजेस्टेरोन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, एस्ट्रोजन कम मात्रा में निकलता है। जब कभी कहता है जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम करनी होती है तो LH के द्वारा उसको संदमित कर दिया जाता है। ये देखिए आप सहेली के बारे में, सहेली वीकली पिल होती है, मैंने बताया नॉन स्टेरॉइडल, अर्थात इसमें कोई भी हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हार्मोन होता ही नहीं है। सेंटिक्रोमिन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से दी गई नाम, इस सहेली को साइंटिस्ट ने दिया, इसके हिसाब से इसको सेंटिक्रोमिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके सहेली के बारे में कि ये जो होती है वो आपकी एस्ट्रोजन ग्राही को ब्लॉक कर देती है। एस्ट्रोजन के जो ग्राही होते हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं का कार्य कौन करती है, सहेली करती है। CDRI क्या होती है, जो CDRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के द्वारा निर्मित की गई थी। सहेली के कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। और आई पिल यानी आपातकालीन पिल होती है, जो महत्वपूर्ण के 72 घंटों के भीतर लेने। जितने भी अपन आई पिल्स जो वगैरह जो पड़ी है ना, वो हमेशा कहता है सेक्स करने के बाद यानी महत्वपूर्ण के 72 घंटे के भीतर ही लेनी होती हैं। गर्भ निरोधक के प्रकार में अब आता है स्किन इम्प्लांट। स्किन इम्प्लांट का मतलब इसको आप थोड़ा सा समझना, इसमें क्या होता है स्किन इम्प्लांट में, ये जो होती है वो सब क्यूटेनियस यानी त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं। ये जो होते हैं वो आपके कहता है सब क्यूटेनियस यानी त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, और इसकी औसतन अवधि यानी ड्यूरेशन कितनी है, अगर एक बार लगा दिया जाए तो इसकी ड्यूरेशन 3 वर्ष होती है, यानी 3 वर्षों तक ये कार्यरत होती है। और इसमें भी वही मतलब गोलियों के जैसे ही होता है प्रोजेस्टेरोन, और इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। स्टेरॉइडल गोलियों यानी मतलब वो मैंने आपको बताया लक्षण जो होते हैं वो स्टेरॉइडल गोलियों आईपिल के समान ही होते हैं। मैकेनिज्म भी गोलियों के समान, जो गोलियां क्या करती थी वही मैंने आपको बताया कि अंडोस्त्रक को संदमित और इम्प्लांटेशन को संदमित करने का कार्य करती हैं। तो आपके जो ये स्किन इम्प्लांट होते हैं ये भी कहता है ओवुलेशन तथा इम्प्लांटेशन को संदमित करते हैं।
अच्छा, ये आपको स्किन इम्प्लांट के जैसे एक और चीज़ याद रखनी है, DMP है, जिसे अपन जिसकी फुल फॉर्म होती है डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये भी स्किन इम्प्लांट के समान होता है, जिसको स्किन यानी त्वचा के सबक्यूटेनियस त्वचा जो होती है, सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे इनको लगा दिया जाता है। अच्छा, इसके ये ध्यान अवधि, जैसे कि मैंने आपको स्टेरॉइडल पिल से इसकी अवधि अधिक होती है, कहने का मतलब अगर स्टेरॉइड पिल लेते हैं ना तो उसकी ड्यूरेशन तो कम होती है, जबकि अगर स्किन इम्प्लांट अगर आप आर्टिफिशियल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज़ करते हैं ना तो इसकी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है, वो 3 वर्ष होती है, जबकि स्टेरॉइडल पिल्स की इतनी नहीं होती हैं। सर्जिकल मेथड में देखा जाए, शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल मेथड, इसमें क्या आता है, ये अंतिम उपाय होता है। प्रेगनेंसी को रोकने का अंतिम उपाय जो होता है वो आपका सर्जिकल मेथड होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, कहने का नॉन रिवर्सिबल। एक बार अगर आपने सर्जिकल मेथड करवा दिया तो उसके बाद वापस सही करने के उसके कम से कम चांस होते हैं, कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय प्रोसेस ही है पूरी तरह से। और जैसे सर्जिकल मेथड में 2 चीज़ आती है, वैसेक्टॉमी जिसे अपन पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं, दूसरी आती है आपकी ट्यूबेक्टॉमी जिसे अपन महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ये एग्जाम में आती रहती है। वैसेक्टॉमी किस में होती है, ट्यूबेक्टॉमी किस में होती है, वैसेक्टॉमी क्या होती है, ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है। तो वैसेक्टॉमी का मतलब होता है वास्ट डिफरेंस को काट कर वर्सन कोष के ऊपर बांध देना, मतलब जो आपकी वास्ट डिफरेंस होती है टेस्टिस के में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर एंड संरचना होती है वास्ट डिफरेंस, जिसको काट लिया जाता है कैंची की सहायता से, और क्या है स्क्रोटॉम होता है वो उसके ऊपर बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस समय क्या होगा, वीर्य में शुक्राणु बनेंगे नहीं। आपको ये एक बात ध्यान रखनी है। और मैंने ये चीज़ रह गई थी कि सर्जिकल मेथड जो होता है वो गैमीट ट्रांसफर यानी गमन को रोकने कार्य करती है। वासेक्टॉमी का मतलब होता है वास्ट डिफरेंशिया को काट कर स्क्रोटॉम पे लगा देना, उसको बांध देना। वैसेक्टॉमी उस समय जब वैसेक्टॉमी की जाती है किसी भी मेल के अंदर तो उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसेक्टॉमी करवा दी जाती है तो बॉडी के अंदर शुक्राणु बनेंगे जरूर, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन जरूर होगा, परंतु सीमन में शुक्राणु नहीं होंगे। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या बॉडी में शुक्राणु होंगे, तो यस, बॉडी में तो शुक्राणु बनेंगे जरूर, परंतु वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, फैलोपियन नलिका को काट कर बांध देते हैं, उसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। जब फैलोपियन नलिका को काट कर बांध देंगे तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में अंडकोशिका होगी नहीं। जब MC होगी, ओव्यूलेशन होगा, तो उस समय अंडकोशिका उसमें होगी नहीं, क्योंकि फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया, इसलिए उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड में कहता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर अंडकोशिका नहीं होती है। ये आपके 2 टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ओफ्रेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी। ओफ्रेक्टॉमी का मतलब होता है कि अंडाशय को सर्जिकल मेथड के द्वारा हटा देना, और गर्भाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी सर्जिकल मेथड के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टॉमी कहलाता है। टर्म्स याद रखना है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन, जैसे आपको पता होगा कैंसर, किसी भी अंडाशय का अगर कैंसर हो जाता है, गर्भाशय के अंदर किसी प्रकार का कोई कैंसर हो जाता है, तो उस समय कहता है ये दोनों सर्जिकल मेथड किए जाते हैं। MTP क्या होती है, अब मैं आपको बताना हूँ। MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। आप साफ भाषा में इसे एबॉर्शन कह सकते हो। किस कंडीशन में होती है, आप प्रेरित गर्भपात भी से कह सकते हो, मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर अगर सेल्फ रूप से, स्वैच्छिक रूप से अगर गर्भ का अगर आपको टर्मिनेट करवाना, समापन करवाना है, तो उसे प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय संगर्भता समापन भी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 30 मिलियन, कहने का मतलब 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सकीय संगर्भता समापन यानी MTP कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की खुद संगर्भताओं का 1/5 भाग होता है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में MTP में भावनात्मक भूमिका है, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं होता है, तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलू से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में ये बहस जारी है। मतलब MTP आपको सिंपल भाषाओं में ये सब NCERT की लाइनें जो मैंने बताई आपको यही ध्यान रखना है कि MTP क्या होती है, मेडिकल, इसकी फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसे अपन सामान्य भाषा एबॉर्शन कहते हैं। इसे प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, कहने का मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर अपन करवाते हैं प्रेरित गर्भपात। अनावश्यक प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किया जाता है। अगर अपन नहीं चाहते हैं, जैसे कोई रेप कंडीशन में किसी भी फीमेल का अगर रेप हो जाता है, और मतलब मेल और फीमेल दोनों के बच्चे को अगर हानि हो रही होती है अगर, तो उस समय कहता है ये आपकी MTP की जाती है। और MTP जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ मानी जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, पहले 3 महीनों में ही MTP को सेफ माना जाता है। भारत में 1971 से वैध है, कहने का मतलब MTP कराई जा सकती है। बहुत
वो भी गवर्नमेंट के अनुसार। कहने का मतलब भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कहने का मतलब बिना कानूनी स्वीकृति के आप अगर एमटीपी करवाते हो तो आपको जेल वगैरह तक हो सकती है। और एंटी प्रोजेस्टेरोन दवाई यूज की जाती है उस समय एमटीपी के अंदर, कहता है जो कराई जाती हैं तो उसमें एंटी प्रोजेस्टेरोन दवाई जैसे मिसप्रोसोटॉल और मिफेस्ट्रॉन इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस को क्या कहते हैं? उल्बविदन भी कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस कब कराई जाती हैं? तो वो आपके 16 से 22 हफ्तों के मध्य में कराई जाती हैं। 16 से 22 हफ्ते कहने का मतलब क्या होता है आपके एक महीने का जब फिटनेस होता है, मतलब एम्ब्रियो होता है, उस समय आपके ये एमनियोसेंटेसिस कराई जाती है। इस तकनीक में भ्रूण की एमनियोटिक द्रव से एमनियोटिक फ्लूइड में आपको एक डायग्राम बताता हूँ आगे। ये जो होता है वो आपका ये अगर एम्ब्रियो है, ये आपका कहते हैं भ्रूण है, तो ये आपका कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड ये है और जिसको इंजेक्शन की सहायता से इसको निकाल दिया जाता है और निकाल के कहता है चेक किया जाता है। इसमें क्या मतलब कि इस तकनीक में भ्रूण के एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर गुणसूत्रों के विकार का विश्लेषण किया जाता है। गुणसूत्रों का जो विकार यदि कि आपके जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर कहता है कि पहले जन्म से ही क्या आता है किसी प्रकार के रोग होते हैं, जैसे ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि जन्म से ही बच्चे के अंदर ये जो डिजीज हुई उनको ठीक किया जा सकते इजीली। और मैंने एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है जिसमें भ्रूण की त्वचा कोशिकाएं आती है, स्किन सेल्स होती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में होती हैं, जिससे ये पता पड़ जाता है। और एमनियोटिक अभी भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि गुणसूत्रों के जब विकार का पता पड़ेंगे तो ये पता पड़ जाएगा कि XX होगा तो वो फीमेल है और XY होगा तो वो आपकी मेल है। तो इसका मतलब तो कन्या भ्रूण हत्या के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी रोक भी लगा रखी है। चूँकि उल्बविदन से लिंग ज्ञात हो जाता है, बिल्कुल मैंने आपको जैसा कि बताया, जिसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में होता है, इस कारण भारत सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया है। ये कुछ डायग्राम मतलब कुछ है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फर्स्ट है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉस और यॉर्क सैक। एमनियन ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एमनियन जो होती है वो किससे उत्पन्न होती है? आंतरिक एक्टोडर्म व बाह्य मेसोडर्म से। और कोरियन जो होती है वो ट्रोपोब्लास्ट और मेसोडर्म से। एलेंटॉइड जो होती है वो केवल ट्रोपोब्लास्ट से। और यॉर्क सैक जो होती है वो आंतरिक एंडोडर्म और बाह्य मेसोडर्म से होती है। और ये यॉर्क सैक वाला जो है वो आपका एग्जाम में आ भी गया है और ये भी आ चुके हैं, मतलब ठीक है। और ये भी एलेंटॉइड्स जो होती हैं वो आपकी केवल ट्रोपोब्लास्ट से, और कोरियन जो होती है ट्रोपोब्लास्ट और मेसोडर्म से। ये नीट 2018 का क्वेश्चन था, कोरियन किससे मिलकर बनी होती है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना ट्रोपोब्लास्ट और मेसोडर्म से। एमनियन में आप कह सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से कौन मिलकर बनी होती है? तो एमनियन। और यॉर्क सैक जो होती है वो आपकी एंडोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बनी होती है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के कार्य क्या क्या होते हैं? एमनियन प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। कोरियन जो होती है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। एलेंटॉइस मानव में तो हासित होती है, यानी मतलब मानव में तो ये आपकी हासित होती है। और रेप्टाइल्स और पक्षियों में मूत्राशय के रूप में कार्य करती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के रूप में कार्य करती है, अर्थात यूरिक एसिड का कलेक्शन करने का कार्य करती है। यॉर्क सैक क्या होती है? तो मानव में सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का निर्माण यॉर्क सैक में हुआ था, अर्थात इसे इमेटो मतलब कि जहाँ पर ब्लड सेल्स का निर्माण होता है उसे हीमेटोपोइटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कहता है यॉर्क सैक में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण भी हुआ, इसलिए इसे कहते हैं हीमेटोपोइटिक ऑर्गन भी कह सकते हो। और जंतुओं में कहता है ये यॉर्क सैक जो होती है वो पोषण का कार्य भी करती है। ये डायग्राम देख दीजिए, ये मैंने आपको बताया एमनियोटिक फ्लूइड, ये आपका एम्ब्रियो। कोरियन जो होती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, भ्रूण को बाह्य आधार से सुरक्षा करती है, यानी प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। एमनियन जो होती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और कोरियन जो होती है प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ये आपकी कहता है एमनियन, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों ओर कहता है आपकी एमनियन है जो कहता है इसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और फिर आपकी कोरियन जो होती हैं वो प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। तो आप देख लीजिए कोरियन के ऊपर क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे कोरियोनिक रसांकुर यानी कि कोरियोनिक विलाई पाए जाते हैं। और ये कोरियोनिक विलाई जो होते हैं अपरा का निर्माण करती है, यानी प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। ये क्या होती है आपकी एलेंटॉइस, और ये आपकी यॉर्क सैक जो कहते मैंने कहा मानव में, एलेंटॉइस जो होती है वो मानव में कहता हासित होती हैं।
और ये आपको ध्यान रखना है, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक दोनों आपस में मिलकर अम्बिलिकल कोड का निर्माण करते हैं। अम्बिलिकल कोड जो होती है वो प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच में पाई जाती हैं। तो आज का ये मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर में से कुछ टॉपिक बताए हैं। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को अगर ये सब चीज़ें आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।